हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग अभियू के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि अभियू होता क्या है और इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि अभियू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को अभियू के अव्यय कहते हैं। ठीक है, पहले इतना जो लिखा है 2 लाइन इसको समझते हैं क्या है। ठीक है, तो मान के चलिए आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई डाटा है। ठीक है, जैसे कि आपके दोस्त के पास मान के चलिए कि 15 कलम है और 6 कॉपियाँ हैं। आपके पास 10 कलम है और 3 कॉपियाँ हैं। एक और आपका दोस्त है जिसके पास 5 कॉपी है और 2 कलम है। ठीक है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसको स्टोर करने के लिए ही अभियू का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को बड़े कोष्ठक में स्टोर कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो जब इसको बड़े कोष्ठक में स्टोर करेंगे ना, तो ये एक अभियू का रूप ले लेता है और एग्जैक्टली अभियू ऐसे ही दिखता है ना, जिसके अंदर कुछ डाटा होता है, एलिमेंट होता है, या फिर अवयव बोल सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा भी है। अब समझते हैं इस लाइन का मतलब क्या है। अभियू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। मतलब कि ये अभियू है, इसके अंदर कोई संख्या होगा या फिर कोई फलन होगा। जैसे कि यहाँ पे हम संख्या लिए हैं 15, 6 ऐसे करके जो भी संख्या है ना, का एक आयताकार क्रम विन्यास है। मतलब कि रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर में भी होता है कभी कभी, है ना। तो एक आयताकार क्रम विन्यास है, सीक्वेंस में है। मतलब ये 15 फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पे, थर्ड पे, ऐसे सीक्वेंस में है ना। ऐसा नहीं है कि 15 यहाँ पे है फिर ये 6 यहाँ पे है, ऐसे रेंडमली कहीं पे नहीं है। मतलब एक सीक्वेंस में है ना, 15 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ऐसे करके है ना, उसी को क्रम विन्यास बोलते हैं। ठीक है, तो वही कहा गया है कि अभियू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। ठीक है, आगे यहाँ पे कहा गया है इन संख्याओं या फलनों को अभियू के अव्यय कहते हैं ना। जैसे ये जो संख्या है अंदर इसके, इसको हम अव्यय बोलते हैं ना, अव्यय या फिर एलिमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा गया है अभियू को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से सूचित करते हैं। मतलब ये कोई अभियू है, अगर इसका नाम मुझे देना है तो मैं क्या दे दूँगा, अंग्रेजी का बड़ा अक्षर कोई, जैसे ए दे देता हूँ, तो इस अभियू का नाम क्या हो गया, ए। इसको बोलेंगे इंग्लिश में मैट्रिक्स ए, है ना। आगे देख लेते हैं पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए कि पंक्ति जो होता है ना, वो क्षैतिज रेखा होता है ना, ऐसे इस तरीके का, और स्तंभ जो होता है ऊर्ध्व रेखा होता है, इस तरीके का, है ना। तो अब देखते हैं इसमें मैट्रिक्स में कैसे फाइंड करते हैं, अभियू में कैसे होता है पंक्ति अभियू। ये 15 और 6 जो है ना, एक पंक्ति में है। मतलब कि एक क्षैतिज रेखा में, आपको दिख रहा होगा, एक अगर लाइन ऐसे क्रॉस करूँ तो वो एक क्षैतिज रेखा में होंगे। ठीक है, तो ये पहला पंक्ति हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का पहला पंक्ति। ठीक है, अब देखिए ये 10 और 3 भी क्या है, एक क्षैतिज रेखा में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का दूसरा पंक्ति हो जाएगा, दूसरा पंक्ति हो जाएगा। ये 5 और 2 क्या है, ये भी एक क्षैतिज रेखा में है, तो ये हम लोग का हो जाएगा तीसरा पंक्ति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 15, 10 और 5, ठीक है, ये क्या है, एक ऊर्ध्व रेखा में है ना, तीनों जो है एक ऊर्ध्व रेखा में, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6, 3 और 2 क्या है, एक ऊर्ध्व रेखा में, ऊर्ध्व रेखा में, है ना। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा दूसरा स्तंभ, है ना। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन रहा अभियू के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अभियू के कोटि के बारे में, जिसे इंग्लिश में ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, इसको कोटि को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान के चलिए कि एक मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स या फिर अभियू ए ले लिया है, जिसके अंदर एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। ठीक है, तो अभियू का कोटि क्या हो जाएगा, इस ए अभियू का कोटि क्या हो जाएगा, वो डिपेंड करता है इसमें कितने नंबर ऑफ पंक्ति और नंबर ऑफ स्तंभ, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितना है ना। पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं और कॉलम को हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने पंक्ति हैं, ये पहला पंक्ति है हमारा, ये दूसरा पंक्ति, यानी कि यहाँ पे टोटल 2 पंक्ति हैं। ठीक है, और स्तंभ कितने हैं, ये हम लोग का पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, और ये तीसरा स्तंभ है। ठीक है, तो m जो होगा हम लोग को पंक्ति को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पंक्ति कितना है, 2 है, और यहाँ पे n जो हम लोग का स्तंभ को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्तंभ कितना है, 3 है ना। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 का हो जाएगा, क्योंकि पहले हम पंक्ति को लिखते हैं और बाद में स्तंभ को लिखते हैं। ठीक है, तो 2 क्रॉस 3 का ये एक मैट्रिक्स ए है। वही बात यहाँ पे लिखा है कि m पंक्ति तथा n स्तंभ अगर वाले किसी अभियू को m क्रॉस n कोटि का अभियू कहते हैं। ठीक है, अगर कोई अभियू ऐसा है जिसमें m पंक्ति है और n स्तंभ है, तो उस अभियू को हम क्या बोलेंगे, m क्रॉस n कोटि का अभियू बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए हम लोग का एक अभियू है जिसमें
2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2x3 कोटि का एक अवयव ए है, ठीक है, ऐसा इसको हम बोलेंगे। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 2x3 का अवयव है, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है। अब देखिए, मान के चलिए कि इस अवयव ए के अंदर हमको अवयव फाइंड करना है। अवयव मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, ठीक है, कितने एलिमेंट है, तो सिंपली जो कोटि होता है ना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2x3 है ना, तो इसको हम यहाँ पे लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके अंदर कितना अवयव है, 6 अवयव है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल इसमें 6 अवयव है ना। अब यहाँ पे काउंट तो हम कर ले रहे हैं, लेकिन अगर अवयव जो होगा कभी बड़ा बड़ा होता है तो उसके अंदर कितने अवयव होंगे उसको हम लोग, उसका कोटि पता होगा तो आसानी से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कोटि के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। मान के चलिए कोई हमारे पास अवयव ए है जिसका कोटि क्या है, m×n है ना। तो उसको सूचित करने के लिए, दर्शाने के लिए हम लिखते हैं a=aij, और इसको बड़ा कोष्ठक से बंद करके m×n इसका कोटि लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर a तो आपको पता है अवयव का नाम है, m×n कोटि हो गया। ये aij क्या है, आपको थोड़ा बहुत अभी कन्फ्यूजन होगा aij के बारे में, मैं बताता हूँ क्या होता है। aij जो होता है ना वो a का एलिमेंट है, मतलब a का अवयव है, ठीक है। अब aij जो होता है ना वो कॉमन है। कॉमन मतलब कि जैसे कि यहाँ पे m×n हम लिख रहे हैं ना, तो ये कॉमन है। m का वैल्यू कुछ हो सकता है, n का वैल्यू कुछ हो सकता है, मतलब 2 हो सकता है, 3, जो भी हो सकता है, ठीक है। मतलब m×n का वैल्यू कुछ हो सकता है, इन जनरल बात है ना। वैसे ही aij जो है ना वो इन जनरल बात है। यहाँ पे i और j का वैल्यू जो है ना वो बदलता रहता है। i और j का वैल्यू डिपेंड करता है m×n के वैल्यू पे, ठीक है। उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, जो i का वैल्यू है ना वो 1 से लेकर के m तक हो सकता है, यानी कि m से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और j का वैल्यू जो है ना वो 1 से लेकर के n तक हो सकता है, ठीक है, n से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे लिखा गया है, इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मान के चलिए ये अभी ऊपर वाला यही है ना, इसके अंदर के एलिमेंट को अगर मान के चलिए कि m×n कोटि तक लेके जाते हैं ना, तो पहला एलिमेंट जो होगा उसको हम a11 बोलेंगे, यहाँ पे पहला स्तंभ और पहला पंक्ति में है ना। और ये पहला पंक्ति के ये दूसरा स्तंभ का जो एलिमेंट होगा इसको a12 बोलेंगे, ठीक है। ये 12 दर्शाता है कि ये पहला पंक्ति में है और दूसरा स्तंभ में है, ठीक है। वैसे ही देखिए ये a21 जो है ना, ये 2 क्या दर्शा रहा है कि ये दूसरे पंक्ति में है, और 1 दर्शा रहा है कि पहले स्तंभ में है, ठीक है। ये क्या है, a22 लिखा है ना, तो ये दर्शा रहा है कि ये दूसरा पंक्ति में है और दूसरा स्तंभ में है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखिए ये लिखा है a1n, यानी कि n जो हम लोग का वो वैल्यू ऑफ स्तंभ है, यानी कि स्तंभ का संख्या है। n इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये डॉट डॉट करके मैंने लिखा है कि ये n तक जा सकता है, ठीक है। या पहला ही ये पंक्ति है तो फिक्स है कि पहला पंक्ति है, लेकिन ये n तक जा सकता है। वैसे ही ये a2n है, यानी कि ये दूसरा पंक्ति तो है लेकिन ये n तक आगे जा सकता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये तो फिक्स है कि ये पहला स्तंभ है, लेकिन ये m पंक्ति हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या है कि ये दूसरा तो स्तंभ है, लेकिन m इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये आगे तक बढ़ सकता है, ठीक है, यानी कि आगे पंक्ति हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे amn लिखा है इसलिए है क्योंकि यहाँ पे m और n जो है उतना तक पंक्ति और स्तंभ हो सकता है। आप समझ में आया क्यों होता है कि i और j का वैल्यू m और n के इक्वल टू, अभी समझ में आया होगा, चूँकि लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है इसमें वो m और n तक ही होता है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि i का वैल्यू जो होगा m से कम होगा और n का वैल्यू जो होगा j का वैल्यू जो होगा वो n से कम होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने जो पढ़ा उसी पर आधारित है। यहाँ पे लिखा गया है कि एक ऐसे 3x2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij इक्वल टू 1/2, यहाँ पे ये मोड लगा हुआ है i-3j द्वारा प्रदत्त है ना। तो हमें एक ऐसा 3x2 अवयव बनाना है जिसके प्रत्येक अवयव ऐसे प्रदत्त है ना, मतलब इस इक्वेशन से प्रदत्त है, मतलब उसका प्रत्येक एलिमेंट जो होगा इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये 3x2 है तो इसमें m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 3 और n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं जो i जो होता है वो m से छोटा होता है या फिर m के बराबर होता है, तो हम i इक्वल टू क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। और j जो होता है वो n के इक्वल होता है या फिर n से छोटा है, तो हम j इक्वल टू क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, ठीक है।
तो अब आई और जे का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे जो आई जे है उसका वैल्यू पता चल गया, तो एक हम जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं, लिखेंगे 3x2 का सामान्य अवयव ए ले लेते हैं अवयव, ठीक है। तो वो कैसे होगा, पहले पोजीशन पे हम A11 लिखेंगे, उसके बाद A12 लिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्तंभ की संख्या कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 2 ही तक लेंगे। उसके बाद यहाँ पे A21 लिखेंगे, A22 लिखेंगे, A31, A32। अब देखिए यहाँ पे 3 तक ही लेंगे, क्योंकि आई का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम 3 हो सकता है, ठीक है। तो एक जनरल मैट्रिक्स हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हमें क्या पता करना है, A11, A12 इन सभी का वैल्यू फाइंड करना है, और इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो हमको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हम A11 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं पहले 1/2 I माइनस 3j, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे i का वैल्यू 1 हो गया है और j का वैल्यू भी 1 हो गया है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में i और ये जो j है ना, वहाँ पे 1 1 हम रख देंगे, ठीक है। तो 1/2 ये मोड लगा है 1 माइनस 3 क्रॉस 1, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 1 माइनस यहाँ पे 3 1 जा 3, और इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, और जब इसको मोड से निकालेंगे तो 1/2 क्रॉस 2 इक्वल टू, ये क्रॉस से कट जाएगा, मतलब डिवाइड है तो, और यहाँ पे फाइनल हम लोग का 1 आ जाएगा, मतलब A11 का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। वैसे ही बाकी सब का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। इसी तरीके से हम बाकी भी जो अवयव हैं इसके, उसका वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, जिससे यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया पहले से ही, है ना। और जो फाइंड करने के बाद जो जहाँ पे है उसको वहीं पे उसका वैल्यू पुट कर देना है। जैसे यहाँ पे A11 का वैल्यू 1 आया है, तो इसको हम यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे पुट कर देंगे। A12 का वैल्यू 5/2 आया है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। तो ऐसे ही पुट करके फाइनल हम आंसर निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे अभीष्ट अवयव A इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे A11 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5/2 है सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे A21 का वैल्यू 1/2 है। उसके बाद यहाँ पे A22 का वैल्यू 2 है, A31 का वैल्यू 0 है, A32 का वैल्यू 3/2 है। तो ये हम लोग का एक अवयव बन गया, और इसका जो ऑर्डर है वो पहले से दिया है यहाँ पे 3x2, या फिर अभी भी देख सकते हो कि इसमें कितना है 1 2 3, यानी कि 3 यहाँ पे पंक्ति है और यहाँ पे 2 स्तंभ है, तो 3x2 हम लिख सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। तो 3x2 का एक हमने अभी अवयव बना दिया, ठीक है, जो इस समीकरण पे बेस्ड था। ओके, थैंक यू।